नमस्कार दोस्तों, अपने जो बीज का चल रहा था, बीज में तो अपना बीज का पूरा टॉपिक कवर कर दिया था। इसके अपनों ने 4 पार्ट किए थे बीज के। जो आपको जिसने नहीं देखा वो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे मृदा विज्ञान, यानी कि सॉइल साइंस के अपने जो टॉपिक है वो अपने कवर करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है आपका सिलेबस में जो मृदा विज्ञान का टॉपिक वो है सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मृदा उर्वरता एंड उत्पादकता, ठीक है। तो अपने वो टॉपिक आज पढ़ेंगे। लेकिन अपने देखो, मैंने बताया था पहले ही आपको कि अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। लेकिन क्या अपने सॉइल स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने को थोड़ा बहुत मृदा के बारे में, सॉइल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए भी, सॉइल क्या होती है। जो नॉर्मल बातें वो पता होनी चाहिए। वैसे तो अगर अपने डीप में जाएँ तो 4-5 दिन इसी में लग जाएंगे सॉइल के इंट्रोडक्शन, क्योंकि काफ़ी बड़ा है वैसे तो टॉपिक। लेकिन अपने थोड़ा सा सॉइल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर अपना जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मृदा होती क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही आपका ये बनता है कि मृदा क्या है, व्हाट इज सॉइल, यानी कि सॉइल क्या है, ठीक है। मृदा क्या है मृदा। देखो, जहाँ आप देख रहे हो, मतलब कि अभी आप जहाँ क्लास देख रहे हो, कहीं बैठे हो चाहे घर पर बैठे हो, ठीक है, तो वहाँ जो नीचे आप देख रहे हो तो क्या वो मृदा है? क्या अपने उसको मृदा कह सकते हैं? यानी कि आप जहाँ पर बैठे हो, घर पर बैठे हो, उसको मृदा कह सकते हैं क्या? उसको अपने मृदा नहीं कह सकते, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? उसको अपने कहेंगे भूमि, नॉर्मली, ठीक है, लैंड कह सकते हैं। वो उसको अपने मृदा कह सकते हैं। तो फिर मृदा किसको कहेंगे? ठीक है, मृदा का मतलब यही है कि पौधों को मतलब उगने के लिए जो आधार प्रदान करती है मृदा, यानी कि ऐसी सॉइल जिसमें प्लांट ग्रो होते हैं, है ना। तो यानी कि पौधों को उगने के लिए जो आधार प्रदान करती है, या उसको पौधों के लिए आवश्यक पोषक प्रदान करती है, जो भी अपने कह सकते हैं, वो अपनी क्या है? सॉइल है। ऐसे नहीं कह सकते कि आप जहाँ पर बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, कोई कमरे में बैठे हैं, वो आपकी मिट्टी, वो उसको अपने मृदा नहीं कहेंगे, उसको अपने भूमि कहेंगे, ठीक है। अगर अपने डेफिनेशन की बात करें कि मृदा क्या होती है, तो आप लिखो, मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है। क्या है? मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है। क्या? संगठन से बनी है, ठीक है, संगठन से बनी है। और पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करती है। क्या करती है? आधार प्रदान करती है। देखो, ये तो नॉर्मली डेफिनेशन हो गई। अब आप पढ़ोगे तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन आपको शॉर्ट, स्वीट और सिंपल जो डेफिनेशन बताइए कि मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है और क्या करती है? पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करती है। तो ये मृदा की क्या है? डेफिनेशन है। अब इसमें एक वर्ड है कि मृदा एक परिवर्तनशील का मतलब क्या हुआ भाई? मृदा क्या है? परिवर्तनशील, यानी कि चेंज होती रहती है मृदा। आपको पता है सॉइल जो फॉर्मेशन होती है, सॉइल कैसे बनती है? सॉइल आपको पता है जो चट्टानें होती है ना बड़ी बड़ी, उनके टूटने से बनती है सॉइल जो होती है। तो अपने ये चेंज होती रहती है, ठीक है, परिवर्तनशील है, ठीक है। प्राकृतिक पिंड है सॉइल। क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। वैसे पेडोलॉजी के अनुसार बताया गया है कि सॉइल क्या है? मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। पेडोलॉजी इसको अपने 3 डायमेंशनल बॉडी भी कह सकते हैं सॉइल को। तो प्राकृतिक पिंड है। तो सॉइल तो प्रकृति से ही बनती है ना, सॉइल कोई कृत्रिम तरीके से थोड़ी अपने सॉइल को बना थोड़ी सकते हैं। सॉइल प्राकृतिक बनती है, यानी कि चट्टानों के टूटने से सॉइल बनती है, इसलिए इसको कहते हैं प्राकृतिक पिंड है।
जो कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ हैं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है। यानी कि सॉइल के अंदर आपको कार्बनिक पदार्थ भी मिलेगा, खनिज पदार्थ भी मिलेगा, सूक्ष्म जीव, इन सब के संगठन से बनी है, अपने ये कह सकते हैं। यानी कि ये इनकी अपने जब सॉइल का कंपोजिशन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा अलग अलग, यानी कि सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। और ये पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करती है। क्या करती है? पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करती है, यानी इसमें प्लांट ग्रो करते हैं। तो वो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी, एक एक आपको जो शब्द है वो समझा दिया, ठीक है। ये तो सॉइल की आपकी डेफिनेशन होगी भी, मृदा अपने कहते हैं किसको है, ठीक है। अब आप सॉइल पढ़ रहे हो तो आपको पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन बनता है कि सॉइल है उसका मतलब पिता में कौन है। आप कह लो फादर ऑफ सॉइल साइंस या फादर ऑफ सॉइल, तो आप कह सकते हो मृदा का पिता में, मृदा का पिता में, या आप कह लो मृदा विज्ञान का पिता में, सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। या मृदा का पिता में क्या कौन है, मतलब इसका नाम क्या है, वो है डॉक्टर वी.वी. डोकुचेव। डॉक्टर वी.वी. डोकुचेव। चाहे आप बोल लो मृदा विज्ञान का पिता में, इसको मैं मृदा विज्ञान कर देता हूं। मृदा विज्ञान का पिता में, ठीक है। चाहे आप बोल लो मृदा विज्ञान का पिता में, चाहे आप बोल लो आधुनिक मृदा विज्ञान का पिता में, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस, दोनों का क्या आएगा आंसर, वी.वी. डोकुचेव, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि मृदा विज्ञान के पिता में कौन है, लेकिन अपने सॉइल पढ़ रहे हैं तो दो आपको नाम और याद करने पड़ेंगे, यानी कि दो जो फादर हैं वो और याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक है मृदा जांच, मृदा जांच के पिता में, इसको अपने इंग्लिश में क्या कहेंगे, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग। क्या कहेंगे? फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग कौन है? M.L. ट्रग। सुना है नाम M.L. ट्रग क्या है? फादर ऑफ सॉइल टेस्ट या मृदा जांच के पिता में, ठीक है। तो आपको एक और याद करना है, कौन सा? ये तो हो गया मृदा विज्ञान का पिता में, वी.वी. डोकुचेव बोल लो, चाहे आधुनिक मृदा विज्ञान के पिता में। और मृदा जांच के जो पिता में है वो कौन है? M.L. ट्रग, ठीक है। एक आपको याद करना है कृषि रसायनिकी के पिता में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायनिकी के पिता में कौन है? J.V. लिबिग। कौन है? J.V. लिबिग। मृदा विज्ञान के पिता में वी.वी. डोकुचेव, चाहे आधुनिक मृदा विज्ञान के पिता में एक ही बात है, वी.वी. डोकुचेव। मृदा जांच के पिता में M.L. ट्रग, और कृषि रसायनिकी के पिता में कौन है? J.V. लिबिग, ठीक है। तो इसके बाद में अपना अभी पढ़ा कि मृदा जांच के पिता में कौन है? M.L. ट्रग। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो मृदा जांच प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है, यानी कि मिट्टी की जो जांच होती है, मृदा की जो जांच होती है कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो आप लिखो राजस्थान की प्रथम मृदा जांच प्रयोगशाला, राजस्थान की प्रथम मृदा जांच की प्रयोगशाला कहाँ पर है? यह है अपनी जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर। और कब स्टेब्लिश हुई थी? ये 1958 के अंदर, ठीक है। 1958 के अंदर स्टेब्लिश हुई, जोधपुर के अंदर। राजस्थान की प्रथम मृदा जांच प्रयोगशाला है जोधपुर के अंदर, 1958 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो मृदा क्या है? एक बार और रिपीट मार देता हूं। मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है और जो पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करती है। क्या करती है? आधार प्रदान करती है। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। इसको अपने 3 डायमेंशनल बॉडी भी बोल सकते हैं, किसको? मृदा को, ठीक है।
फिर अपने ने पढ़ा मृदा विज्ञान के पिता में वीवी डोकुचेव, तो मृदा विज्ञान के पढ़े तो दो और पढ़ने पड़ेंगे साथ में। मृदा जांच के पिता में एमएल ट्रग, कृषि रसायनिकी के पिता में जेवी लिबिग, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम जो मृदा जांच प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। कब स्टेब्लिश हुई थी, 1958 के अंदर। तो ये नॉर्मल अपनों ने बात की, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। फिर अपने जो नॉर्मल बात है वो पता करते हैं, ठीक है। कौन सी, सोयल। जो सोयल है, सोयल शब्द है उसकी उत्पत्ति, सोयल शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं। सोयल शब्द की उत्पत्ति, सोयल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। किससे हुई है, लैटिन भाषा के कौन से शब्द से, सोलम शब्द से हुई है, ठीक है। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से। और इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका, सोलम का, फ्लोर या फर्श, फ्लोर या फर्श। तो ये तो जनरल सी बात होगी कि सोयल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, और इसका जो अर्थ है, मतलब कि इसका जो सोलम शब्द का अर्थ क्या, फर्श या फ्लोर जिसको अपने कह सकते हैं, ठीक है। तो अपने कुछ बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब आता है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल साइंस कौन सा है, 2015। कौन सा है, 2015। अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम कौन सी है इसकी, हेल्दी सोयल फॉर हेल्दी लाइफ। क्या है, हेल्दी सोयल फॉर हेल्दी लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 की थीम है ये, हेल्दी सोयल फॉर हेल्दी लाइफ, ठीक है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है सोयल साइंस पर वो कहाँ पर है, IISS, क्या कहेंगे इसको अपने इंग्लिश में लिखूं तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस कहाँ पर है, ये अपना है भोपाल के अंदर। और भोपाल कहाँ है, भोपाल है जी MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस भोपाल MP के अंदर। अगर अपने बात करें कि मृदा के अंदर जो उपयुक्त NPK रेशियो कितना होना चाहिए, यानी कि एक अच्छी सोइल के अंदर जो NPK रेशियो है वो कितना होना चाहिए, उपयुक्त NPK रेशियो कितना होना चाहिए, 4:2:1 इतना होना चाहिए। लेकिन भारत की मृदा में ये जो रेशियो है NPK का, ये कितना है, भारत की मृदा की बात करें यानी कि इंडिया के अंदर ये रेशियो आपका है 6, 2.5 और 1। होना कितना चाहिए उपयुक्त NPK रेशियो, 4:1, लेकिन है कितना, 6, 2.51। ये तो ठीक है, फॉस्फोरस और पोटेशियम तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो क्या पता चलता है कि अपने नाइट्रोजन मतलब ज़्यादा डालते हैं। इतना अपने इंडियन मतलब जो फार्मर होते हैं वो नाइट्रोजन क्या करते हैं, ज़्यादा डालते हैं। तो इसलिए इसका जो रेशियो कितना है इंडिया की सॉइल के अंदर, 6, 2.51, ठीक है। तो इसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये तो अपने नॉर्मली जो बात थी वो कर ली कि होता क्या है, ठीक है। और अगर अपने बात करें कि जो मृदा विज्ञान है उसका जो अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। मृदा विज्ञान का अपने अध्ययन करते हैं उसके लिए 2 टर्म आती है, ठीक है। उसको वो कौन सी है, एक तो है पेडोलॉजी और एक है आपकी इडोफोलॉजी है ना। तो अपने पहले बात करते हैं पेडोलॉजी की। पेडोलॉजी क्या होती है, ये ग्रीक शब्द से है, यानी कि पेडोलॉजी क्या है, ग्रीक शब्द कह सकते हो आप, ग्रीक शब्द से बना हुआ है ना, ग्रीक शब्द है। और ये पेडोलॉजी शब्द दिया किसने था, ये जो शब्द दिया था अपने वीवी डोकुचेव ने, जो है ना अपना मृदा विज्ञान के पिता में, ठीक है। वीवी डोकुचेव ने ये शब्द दिया था पेडोलॉजी का। क्या होता है पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान है, सॉइल है, उसकी अपने अध्ययन करना है। किस रूप में अध्ययन करना है, यानी कि मृदा का जो वर्गीकरण है या मृदा का जो जन्म या मृदा का वर्णन, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है पेडोलॉजी के अंदर, ठीक है। क्या होती है पेडोलॉजी, मृदा का जन्म, वर्गीकरण और वर्णन का अध्ययन। समझ गए, मृदा का जन्म, मृदा बनी कैसे थी, मतलब जन्म मतलब बनी कैसे थी मृदा, शुरू में कैसे बनी थी, यानी कि आपको पता है चट्टानों के टूटने से बढ़ती है ना, उसको बोलते हैं, यानी कि जो पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। मृदा का जन्म, फिर उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और उसका वर्णन, उन सब का अध्ययन अपने किस में करते हैं, कौन से साइंस में करते हैं, पेडोलॉजी के अंदर। और दूसरा आपका आता है इडोफोलॉजी। कौन सा, इडोफोलॉजी। दूसरा कौन सा है, इडोफोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें तो अपने देखे मृदा का जन्म हुआ, वर्गीकरण नॉर्मली बात है, जो शुरुआत में जी जो पेरेंट मटेरियल समझी वो की उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन इडोफोलॉजी के अंदर अपने मृदा का जो अध्ययन किया जाता है वो मतलब प्लांट को, उपज प्लांट को या उनकी ग्रोथ या जो पोषण है उनके संबंध में इसका अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन आप लिख लो, पादप वृद्धि के लिए, पादप वृद्धि या पोषण या फिर उपज के संबंध में किया जाता है। आया समझ, यानी कि इडोफोलॉजी में क्या होता है, मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि, पोषण और उपज के संबंध में किया जाता है। जबकि पेडोलॉजी में क्या होता है कि मृदा का जन्म, मृदा का जो अध्ययन है उसके जन्म, वर्गीकरण और उस वर्णन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पेडोलॉजी में। तो ये तो पेडोलॉजी और इडोफोलॉजी की बात हुई, ठीक है। इसके बाद अगर अपने बात करें, कुछ और बातें कर लेते हैं सॉइल की बात। तो अपने बात करें पहले सॉइल का कंपोजिशन। सॉइल का कंपोजिशन मतलब मृदा का संगठन, यानी कि मृदा जो है किस किस से बनी होती है, मृदा का संगठन। मृदा के संगठन की बात करें तो एक साइड होता है ठोस और एक साइड होता है रंध्रावकाश। रंध्रावकाश यानी कि पोर स्पेस है ना। इसमें 2 होता है आगे, एक तो है जल और एक है वायु। और ठोस के अंदर आगे है, एक तो है आपका खनिज पदार्थ, एक तो है आपका खनिज पदार्थ और दूसरा आपका है कार्बनिक पदार्थ। मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, सॉइल के कंपोजिशन यानी कि मृदा का संगठन। मृदा में क्या क्या होता है, मृदा में 50% तो मृदा का जो होता है 50% भाग होता है उसमें ठोस होता है और 50% ही रंध्रावकाश होता है। 50% ही ठोस भाग होता है, 50% ही रंध्रावकाश भाग होता है सॉइल के अंदर। सॉइल की संगठन की बात करें तो खनिज पदार्थ तो ओनली 5% होता है
ओनली 5%, बचा कितना 45%। तो 45% आपका क्या होता है, ये नहीं थोड़ा उल्टा हो गया, खनिज पदार्थ है 45% और कार्बनिक पदार्थ है 5%। ठीक है, मिनरल मैटर बोलते हैं इसको, खनिज पदार्थ को 45 और ये ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ 5%। और अगर अपने रंध्रापास में बात करें तो उसमें 25% ही तो आपका होता है जल और 25% ही आपका होता है वायु। ये आपका फिक्स नहीं होता कि 25% ही होगा, अगर जल ज़्यादा होगा तो वायु कम होगी, वायु ज़्यादा होगा तो जल कम होगी। ये आपको ऐसे मतलब फिक्स नहीं कह सकते अपन भी 25-25 ही होगी। ठीक है, तो ये तो मृदा की नॉर्मल संगठन की बात हुई, यानी कि जो कंपोजिशन है सोइल का उसकी अपन ने इसमें बात करी। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं कि सोइल की जो एयर होती है, मृदा की जो वायु होती है उसका संगठन, यानी कि मृदा के अंदर जो हवा होती है उसके संगठन की बात करते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सोइल एयर। ठीक है, तो आपने एटमॉस्फेयर का तो कंपोजिशन पढ़ा ही है, तो मैं आपको सोइल के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा होती है उसमें आपने पढ़ा है भी नाइट्रोजन कितनी होती है, CO2 कितनी होती है, O2 कितनी होती है। तो अपने अब पढ़ते हैं कि सोइल के अंदर जो एयर है, सोइल के अंदर जो हवा है उसके अंदर नाइट्रोजन की बात करें तो कितनी होती है 78%। ठीक है, अब इधर आप साथ में चाहे एटमॉस्फेयर का भी लिखते जाओ। ठीक है, याद करने के लिए एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी होती है 90, सेम ही होती है कितनी 78%। यानी कि सोइल की हवा एयर और एटमॉस्फेयर की एयर में नाइट्रोजन दोनों के अंदर सेम होती है। अगर अपने बात करें ऑक्सीजन की तो कितनी होती है इसमें होती है ओनली 20.3%। इसमें कितनी होती है, इसमें लमसम 21% होती है, कितनी 21%। और बुक्स में बहुत से बुक्स आपको 20.60 भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा होती है, याद रखना। आप O2 की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होती है और जो सोइल की एयर होती है उसमें O2 थोड़ी कम होती है। फिर अपना होता है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सोइल के एयर के अंदर वो अपने कह सकते हैं 8 से 10 गुना एटमॉस्फेयर की एयर से सोइल की एयर में ज़्यादा होती है। कितनी होती है 0.25 से 0.30%। ठीक है, और इधर बात करें एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी होती है, ये होती है आपकी 0.03%। ppm में पूछ ले तो आप कर देना 300 ppm के समथिंग है ना, और इधर आप कर देना 3000 ppm। 8 से 10% सोइल की एयर के अंदर CO2 ज़्यादा होती है, किसकी मुकाबले एटमॉस्फेयर की एयर के मुकाबले। तो ये दोनों का कंपोजिशन बता दिया, साथ में ही आपको एटमॉस्फेयर का बता दिया और साथ में आपको सोइल के एयर का बता दिया। साथ में लिख लेना, थोड़ा इजी रहेगा आपको याद करने में। ठीक है, अगर 10% से अगर कम हो जाए O2 की बात करें, अगर 10% से कम सोइल जो मतलब क्रॉप है उस क्रॉप की जड़ों के अंदर अगर 10% से कम अगर आपको O2 हो जाए तो जड़ों की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, अब अपने चलते हैं आपका जो टॉपिक है सिलेबस में उसकी ओर। मेन टॉपिक कौन सा आपका सिलेबस की ओर, ये थोड़ा बताना जरूरी था क्योंकि आप सोइल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बातें हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेस कह सकते हैं आप इसको। अपना टॉपिक कौन सा है, अपने सिलेबस में जो टॉपिक है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में अपने, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मृदा उर्वरता क्या होती है या सोइल फर्टिलिटी क्या होती है। देखो सोइल है, ठीक है, यानी कि सोइल जो है उसके अंदर जो आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, यानी कि सोइल जो होती है प्लांट को आवश्यक पोषक तत्व मतलब उपलब्ध करवाती है। तो सोइल की मतलब कि प्लांट को आवश्यक पोषक तत्वों को जो उपलब्ध कराने की जो क्षमता है उसको ही क्या कहते हैं, अपने मृदा उर्वरता कहते हैं, यानी कि मृदा उर्वरता या सोइल फर्टिलिटी। ठीक है,
यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, पादप वृद्धि के लिए, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में, ये जरूरी है, अनुकूल दशाएं कैसी होनी चाहिए, अनुकूल दशाओं में पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा पादप को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता, ठीक है। पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा पादप को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता, नॉर्मली कह दो आपकी सोइल है, ठीक है आपकी, तो वो आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता किन को, पादप को, यानी कि पादप की ग्रोथ के लिए जो सोइल है आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, किसको, प्लांट को ही करेगी ना, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करेगी। तो वो जो कैपेसिटी है, जो आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता है सोइल के अंदर, उसी को अपने क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं, उसी को अपने क्या कहते हैं, सोइल फर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब भाई बात आती है डेफिनेशन में, तो यही है कि ओनली आवश्यक पोषक तत्व, एक उपजाऊ मिट्टी है, क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, तो उपजाऊ मिट्टी के अंदर क्या ओनली आवश्यक पोषक तत्व से काम चल जाएगा। एक तो अपनों ने बात कर ली कि आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता है सोइल के अंदर, वही क्या है, मृदा उर्वरता, सोइल फर्टिलिटी है। लेकिन उपजाऊ मिट्टी के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व है, एक तो चाहिए आपको आवश्यक पोषक तत्व, उसके अलावा अकेले आवश्यक पोषक तत्व से काम थोड़ी चलेगा। आवश्यक पोषक तत्व के अलावा क्या होना चाहिए, जो सोइल की भौतिक दशा है, भौतिक दशा कैसी होनी चाहिए, सोइल की भौतिक दशा अच्छी होनी चाहिए। उसमें पानी, वाटर की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो वो भी उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। एनपीके रेशियो की बात कर लो, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, वो तो आएगी आवश्यक पोषक तत्वों के अंदर, ठीक है। और उचित जो तापक्रम है, टेम्परेचर है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर है, सोइल पीएच है, कितने लिख लो जाए, मतलब ये भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मृदा का जो उपजाऊ मृदा लेनी है, आपको मृदा की उर्वरता बढ़ानी है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। आवश्यक पोषक तत्व के अलावा भी ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इसकी डेफिनेशन है कि आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता प्लांट की ग्रोथ के लिए जो मिट्टी में होती है, उसको क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने बात की नॉर्मली डेफिनेशन की, ठीक है। देखो, उपजाऊ मिट्टी है आपके पास, क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मृदा है, या फिर आप कह लो मतलब मिट्टी जो आपकी वो क्या है, उर्वर है, मतलब फर्टाइल कह दो आप, ठीक है। तो क्या जो फर्टाइल सोइल है वो उत्पादक होगी हमेशा, मिट्टी है उपजाऊ है, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी में सब कुछ है, आवश्यक पोषक तत्व है, सब कुछ है, यानी कि फर्टाइल है मिट्टी। लेकिन क्या अपने ये कह सकते हैं कि वो हमेशा उत्पादक होगी, हमेशा वो प्रोडक्टिव होगी, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि मान लो कि जो मिट्टी तो उपजाऊ है, ठीक है, अपन कह लिया कि मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन उसके अंदर खड़ी फसल के अंदर मिट्टी उपजाऊ है, कोई दिक्कत नहीं, खड़ी फसल में पाला पड़ गया, ओलावृष्टि होगी, पाला पड़ गया, ओलावृष्टि हो गई, उच्च तापमान से फसल नुकसान हो गया, यानी कि बहुत सारे फैक्टर हैं ऐसे। पाला पड़ गया, ओलावृष्टि हो गई या उच्च तापमान से फसल का नुकसान हो गया, तो फिर क्या वो उत्पादक होगी, नहीं होगी। यानी कि मिट्टी तो उपजाऊ है, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी आपकी उपजाऊ है, लेकिन खड़ी फसल में पाला पड़ गया, ओलावृष्टि हो गई, उच्च तापमान, तो फिर वो जो मिट्टी उपजाऊ होते हुए भी वो फिर मिट्टी आपकी उत्पादक नहीं रह सकती, ठीक है। तो इसलिए अपने कहते हैं कि जो उपजाऊ मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है आपकी,
वो उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अपने ये नहीं कह सकते कि मान लें कि सॉइल तो फर्टिलिटी, अपने कहते हैं फर्टाइल सॉइल है अपने पास तो उत्पादक तो होना चाहिए, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया ये फैक्टर काम करते हैं। खड़ी फसल में पाला गिर गया, ओलावृष्टि या ज़्यादा तापमान से फसल खराब हो जाए, या रोग होगी, कोई डिजीज हो गया है ना, महामारी होगी डिजीज की, तो उसके वजह से भी अपने जो उपजाऊ जो मिट्टी है वो उपजाऊ होते हुए भी उत्पादक नहीं हो सकती। लेकिन जो उत्पादक सॉइल है मतलब कि उत्पादकता है, वो हमेशा किसके कारण होगी? उपजाऊ मिट्टी के कारण ही होगी। क्यों? मान लो कि उत्पादक मतलब कि जो उत्पादन अपना अच्छा हुआ, यानी कि प्रोडक्शन जो हुआ क्रॉप का अच्छा हुआ, तो उसके पीछे जो कारण होगा ये बाकी और फैक्टर तो होंगे, लेकिन उसके लिए जो उपजाऊ मृदा होना जरूरी है, फर्टाइल सॉइल होना जरूरी है। आप ऐसे कह सकते हो क्या कि भाई उत्पादन तो अच्छा हुआ लेकिन जो बंजर सॉइल में उत्पादन अच्छा हो गया, अनफर्टाइल जो लैंड है उसमें उत्पादन आपका अच्छा हो गया? नहीं, उत्पादकता के लिए, उत्पादन होने के लिए उस सॉइल का उस मतलब कि फर्टाइल होना जरूरी है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि उपजाऊ मृदा जो है, कह सकते हो मृदा उर्वरता है, सॉइल फर्टिलिटी जो है, उपजाऊ मृदा है, वो उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आपको बताया। लेकिन उत्पादक का कोई जरूरी, उत्पादक जो है वो हमेशा डिपेंड करती है किस पर? सॉइल की फर्टिलिटी पर, यानी कि जो मृदा है वो उपजाऊ होना उसके लिए जरूरी है। ठीक है, अगर अपने बात करें कि मृदा उर्वरता की जांच क्या प्रयोगशाला में कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। मृदा उर्वरता की जांच मृदा प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में लिख लो आप सीधे, प्रयोगशाला में, यानी कि सॉइल टेस्टिंग जो आपके पास जो प्रयोगशाला है मृदा की जांच करने की, तो उसमें मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी की अपने जांच कर सकते हैं। सैंपल लिया फील्ड से सैंपल उठाया और क्या करेंगे, अपने ले जाएंगे प्रयोगशाला में, तो जांच कर सकते हैं उसमें कितने आवश्यक पोषक तत्व है, क्या कुछ है, मैक्रो माइक्रो सबका पता चल जाएगा, है ना। तो अपने मृदा उर्वरता की जांच कर सकते हैं, लेकिन उत्पादकता की जांच अपने प्रयोगशाला में नहीं करेंगे। कैसे करोगे भाई? अपने पास कैसे पता करोगे कि ये मृदा भाई उत्पादकता की कैसे? फिर अगर मृदा में मतलब कि प्रयोगशाला में नहीं जांच करेंगे उत्पादकता की, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो फिर पता चलेगा अपने जो उपजाऊ मृदा है उसके उत्पादन से, यानी कि जो उपजाऊ मृदा पर जो आपका उत्पादन हुआ उससे अपने पता कर सकते हैं किसका? उत्पादकता का। तो ये तो मृदा उर्वरता की बात हुई। और फिर अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं मृदा उत्पादकता, जिसको अपने कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि प्रति हेक्टेयर, पहले आप लिखो मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता, या इसको आप कह सकते हो सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी इसको आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हो कि प्रति हेक्टेयर जो उपज है उसकी क्षमता, प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? मृदा उत्पादकता होती है। क्या कह सकते हो आप? प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता, प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता, इसको अपने ओनली यील्ड से नापते हैं, यानी कि उपज से। जहां भी मृदा उत्पादकता की बात आएगी तो मृदा उत्पादकता तो अपने किस में व्यक्त करते हैं? यील्ड में या उपज में व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता, यानी कि जो मृदा है वो प्रति हेक्टेयर कितनी उपज दे सकती है, प्रति हेक्टेयर कितनी उपज या कितनी यील्ड दे सकती है, वो आपकी मृदा उत्पादकता हुई। तो वो तो आपने जो बात बताई थी कि जो फर्टाइल सॉइल है वो तो उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उत्पादकता के लिए उस मतलब फर्टाइल सॉइल का फर्टाइल होना जरूरी है। और इसकी जांच अपने मृदा उत्पादकता की प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करेंगे? उत्पादन मृदा का जो फर्टाइल सॉइल का जो उत्पादन है उससे इसकी जांच का पता कर सकते हैं। ठीक है, अब सामान्य भाषा में ऐसे भी कह सकते हो कि प्रति हेक्टेयर जो रुपए है या जो यील्ड है उपज, उसमें अपने इसको व्यक्त कर सकते हैं। किसको? मृदा उत्पादकता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, तो ये होगी आपकी मृदा उत्पादकता।
तो आज अपना जो टॉपिक कवर हुआ कौन सा, मृदा उर्वरता और उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने उसका थोड़ा शुरू में अच्छा जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो आपको बता दिया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक है आपका सॉइल का वो लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।